हेलो, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का फर्स्ट हाफ चैप्टर जो कि लिखी गई थी जॉन जे मर्फी के द्वारा। आज वीडियो में हम उसे आगे का नेक्स्ट हाफ है उसको कंप्लीट करेंगे। यदि आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप उसे जाकर के जरूर देखें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने 9 टॉपिक पहले ही कवर कर लिए थे, तो आज का 10वां टॉपिक है एक ब्रीफ कंपेरिजन टेक्निकल एनालिसिस का स्टॉक्स और फ्यूचर्स मार्केट के अंदर। मतलब एक समरी टाइप के अंदर हम कंपेयर करेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट है और वो फ्यूचर मार्केट को अलग बनाता है, क्या क्या डिफरेंस चीजों में। तो इनमें जब 5 टाइप के डिफरेंस बताए ऑथर ने, सबसे पहला डिफरेंस है प्राइस स्ट्रक्चर का। ऑथर कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है और फ्यूचर्स मार्केट, इन दोनों का जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो काफी अलग अलग तरीके का होता है। क्यों? क्योंकि यूनिट जो होती है स्टॉक मार्केट की वो एक ही यूनिट के अंदर चलता है, लेकिन जो कमोडिटी का फ्यूचर्स मार्केट है उसके अंदर हर कमोडिटी के साथ अलग अलग टाइप की यूनिट्स यूज की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि ग्रेन मार्केट है, उसमें जो ग्रेन साइज है वो होता है सेंट पर बसल के अंदर, और जो लाइव स्टॉक मार्केट है वो होते हैं सेंट पर पाउंड में, और जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो डॉलर्स पर ऑन्स के अंदर होते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हम शो करते हैं बेसिस पॉइंट से। इसमें लगभग 100 बेसिस पॉइंट पर 1% ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं उन यूनिट के साथ जिनके साथ हम फैमिलियर है। इससे हमें याद रखने में भी इनको आसानी रहेगी। इससे अगला जो मेजर डिफरेंस है वो है लिमिटेड लाइफ स्पैन का। अब फ्यूचर्स मार्केट में क्या होता है कि एक्सपायरी डेट होती है हर कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्सपायरी डेट जनरली 1 साल से 6 महीने की होती है। मतलब यदि अपना दिसंबर 2023 का कोई कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर का, तो उसके बाद उसकी वैल्यू नील हो जाती है, उसके बाद हम उसको वर्क नहीं करते। और वो स्टार्ट होगा दिसंबर 2023 का कॉन्ट्रैक्ट या तो जून 2023 से या जनवरी 2023, मतलब 6 या 1 साल ऐसा होता है इंटरनेशनल मार्केट। और ऐसे ही हर मंथ की एक्सपायरी होने की वजह से अब इसके अंदर क्या होता है कि एक ही स्टॉक या एक ही कमोडिटी का एक दर्जन से ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे। तो अब उसमें से हमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना है कौन सा नहीं लेना है, एक ट्रेडर को ज्यादा जरूरी है उस चीज को समझना कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करें। लाइक जून वाले को ले, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 6 है तो 6 में से कोई एक के ऊपर ट्रेड करें। कौन सा बेस्ट है जिसके ऊपर ट्रेड करना एट दैट करेक्ट मोमेंट बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यही सब पता करना एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है। अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि जो जैसे जैसे न्यू ट्रेड आती है, जैसे जैसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, वैसे उनके न्यू चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। हम किसी भी पुराने चार्ट को लाइक दिसंबर के अंदर दिसंबर 23 में कोई एक्सपायर हुआ कॉन्ट्रैक्ट और जनवरी में कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उससे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट के जो डाटा है चार्ट उनको स्टडी करके हम नेक्स्ट जो चार्ट है उसके अंदर उसको रिप्लीकेट कर पाए। इसलिए हर कॉन्ट्रैक्ट के अपने अपने अलग अलग चार्ट होते हैं और हमें केवल उस कॉन्ट्रैक्ट के चार्ट को स्टडी करना चाहिए, ना किसी और चार्ट के थ्रू हमें कोई डाटा ऐड करना चाहिए। सो इससे अगला जो नेक्स्ट मेजर डिफरेंस है वो आता है लोअर मार्जिन रिक्वायरमेंट। ऑथर बताते हैं कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो जनरली 10% के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक यदि हमारे 1000 रुपए का कोई कमोडिटी प्राइस है तो वो वर्क करता है केवल 100 रुपए के ऊपर, और इस वजह से ज्यादा लिवरेज होने की वजह से जो ट्रेडर है वो या तो ज्यादा पैसा भी कमा सकता है छोटे से फ्लक्चुएशन की वजह से ही, या फिर अपने जो पैसा है उसको गवा भी सकता है। अक्सर हम इसके अंदर सुनते हैं कि जो बंदा है किसी ने अपना पैसा लगाया और वो सारा का सारा पैसा वाइप आउट हो गया, मार्जिन मतलब साफ हो गया, लॉस कर दिया उसने। तो किस वजह से होता है? क्योंकि हमने लगभग 10% का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनी है उसी को इन्वेस्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, और वो स्टॉक नीचे आने की वजह से डाउन होता है। अब क्योंकि इसके अंदर केवल 10% के मार्जिन के ऊपर बहुत ज्यादा लिवरेज के ऊपर काम होता है फ्यूचर्स मार्केट में, इस वजह से ऑथर कहते हैं कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। कई बार क्या होता है कि एक हम बुल रन के अंदर जा रहे हैं और उसके अंदर एंटर करते हैं, लेकिन हमारी टाइम गलत होने की वजह से हम लॉस उठा लेते हैं, और यदि हम अपोजिट ट्रेंड के अंदर ट्रेड करेंगे इसके अंदर तब तो हमारा नुकसान होना ही होना। तो इस वजह से एक जो एंट्री पॉइंट है वो कहीं ज्यादा प्रेफर करता है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस रहता है फ्यूचर्स मार्केट ट्रेडिंग के अंदर। इससे अगला जो मेजर डिफरेंस आता है वो है टाइम फ्रेम इज मच शॉर्टर। मतलब जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर अपने जो स्टॉक्स है वो कंटिन्यूअसली 1 2 4 सालों जब तक कंपनी डूबती नहीं है तब तक अपना चलते रहते हैं, तो उनका चार्ट्स है वो भी बनते रहते हैं। हमारे पास सारा टाइप का डाटा अवेलेबल है, तो हम उनके अंदर एक मिनी फ्रेम के अंदर 5-5 मिनट के अंदर भी देख सकते हैं, एक एक दिन के भी और एक एक वीक या मंथ के भी चार्ट्स हम देखते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रेम शॉर्टर का मतलब है कि हमारे पास केवल 6 महीने या 1 साल का ही चार्ट है, उनमें से कुछ टाइम तो उस चार्ट को बनने में भी लगता है और उसके बाद हम उसको ट्रेड करेंगे, उसके बाद हम उसको समझेंगे भी। इसी वजह से हम ऐसा नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लिस्ट हुआ और उसी दिन हम उसके ऊपर पैसा लगा दे, बिड लगा दे, क्योंकि हमें चार्ट बनने की वेट करना पड़ता है। और इसी वजह से हमें ये समझना होगा कि हम किस टाइम पे किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री करें, कौन से मंथ का एक्सपायरेशन वाला या किस टाइप का चार्ट है या किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है उसको हमें पिक करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो इस चीज को समझना टाइम फ्रेम के साथ में कहीं ज्यादा जरूरी होता है ट्रेडर के लिए। अब जनरली जो स्टॉक मार्केट है आपने देखा होगा उसमें जो मूविंग एवरेज है वो होती है लगभग
200 दिन की या 50 दिन और 20 दिन की। लेकिन ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर क्या होता है, हमें या तो नेक्स्ट डे का ही पता करना होता है, हम क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होता है यहाँ पे हमारा, इसलिए जो इसके अंदर हम जनरली मूविंग एवरेज देखते हैं वो रहता है 4 दिन का या फिर 9 दिन का या 18 दिन का, इंस्टेड ऑफ स्टॉक मार्केट लाइक 50 एंड 200 डेज। तो इसके अंदर फ्यूचर्स मार्केट में जो मूविंग एवरेज है वो लगभग मोस्टली 40 डेज के अंडर ही देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा मेजर डिफरेंस आता है वो है कि ग्रेटर रिलायंस ऑन टाइम। जैसा कि मैंने अभी अपना बताया था लास्ट टॉपिक के अंदर भी कि जो टाइमिंग है वो कहीं ज्यादा क्रूशियल होती है फ्यूचर्स मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखते हैं। सो इस वजह से हम किस टाइम पे एंट्री करेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम एक बुल ट्रेंड के अंदर है और उसके अंदर हम हाई के ऊपर कुछ मिनट से भी लेट हो जाते हैं तब भी हम लॉस उठा सकते हैं। और यदि हम अपोजिट ट्रेड करते हैं तब तो हमें लॉस होना होता ही है क्योंकि हमारा शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है। इस वजह से एंट्री टाइम कहीं ज्यादा क्रूशियल होता है। हम इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। एग्जिट से ज्यादा एंट्री टाइम के ऊपर ध्यान रहेगा हमारा फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर कि हम किस टाइम पे मार्केट की रैली के अंदर पार्टिसिपेट। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस बताते हैं उधर वो है कि जो मार्केट एवरेजेस होती है या इंडिकेटर्स होते हैं लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी 20 या निफ्टी बैंक, इस टाइप के जितने भी मार्केट एवरेजेस है या इंडिकेटर्स है कि मार्केट किस साइड में मूव कर रहा है, उनके ऊपर हम रिलाई नहीं करते हैं। जो फ्यूचर्स मार्केट है उसके अंदर उनके लिए एक अलग से कमोडिटी रिसर्च ब्यूरो प्राइस इंडेक्स है, उसको हम चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट की साइड में हमारा मूव हो रहा है स्टॉक मार्केट, उससे ज्यादा रिलेवेंस नहीं होता है फ्यूचर्स मार्केट का। तो वो सेम एवरेजेस या इंडिकेटर्स हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और जो मेजर डिफरेंस आ रहा है वो है कि जो टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट का होता है वो रिलाई करता है सेंटीमेंट इंडिकेटर। अब सेंटीमेंट इंडिकेटर क्या है? ये है कि हम अलग अलग ग्रुप लाइक म्यूचुअल फंड्स या फ्लो स्पेशलिस्ट लाइक जो बंदे हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं बड़ी अमाउंट, हम उनको FII, DNI इन सब की जो परफॉर्मेंस है उनको मॉनिटर करें और इनके जो फंड फ्लो होते हैं उनको हम यदि मॉनिटर करते हैं तो उस चीज से हम इजिली टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे स्टॉक मार्केट। क्योंकि आपने भी न्यूज के अंदर पढ़ाया सुना होगा कि जब भी अपना FII का या किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगता है तो उसके बाद उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है कुछ टाइम तक। तो खास करके क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा लगाया तो लोगों को पता होता है कि वो एक प्रोफेशनल पर्सन है और उन्होंने सभी एनालिसिस करने के बाद ही वो ट्रेड लिया हो। तो इस वजह से हम केवल उनके सेंटीमेंट को देखते हुए कि अब किसी इकोनॉमी के अंदर पैसा आ रहा है या एग्जिट हो रहा है या स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है या एग्जिट कर रहे हैं जो बड़े ग्रुप है, उससे हम इजिली समझ पाएंगे जो टेक्निकल एनालिसिस है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट जो है उसका टेक्निकल एनालिसिस हम सेंटीमेंट इंडिकेटर्स के तौर पे हैं। और यही चीज जो टेक्निकल एनालिसिस फ्यूचर्स मार्केट की बात करेंगे तो ऑथर कहते हैं कि ये कहीं ज्यादा प्योर फॉर्म है प्राइस एनालिसिस की। मतलब हमें केवल जो प्राइस है जो चार्ट चल केवल उसी को एनालिसिस करना है। अब हमें सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता फ्यूचर्स मार्केट। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस। अब इससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिटिसिज्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की जो टेक्निकल एनालिसिस हम कर रहे हैं मार्केट में कई बार उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो वो कौन कौन से पॉइंट है जिनकी वजह से हम टेक्निकल एनालिसिस को क्रिटिसाइज, और क्या वो वैलिड है और कहाँ तक वैलिड है, कितने % तक वैलिड है, तो उन सब चीजों को हम समझेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को क्रिटिसाइज कर। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का। अब क्या मतलब सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का? इसका मतलब है कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि जब कोई पर्सन किसी चार्ट का स्टडी करके मतलब पास्ट हिस्ट्री जो है उस डाटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके सिंथेसाइज करके जब हम जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरेट करते हैं और उसको प्रीडिक्ट करते हैं कि मार्केट किस तरफ आगे रहने वाला है, बुल बियर, तो जब हम चीजों को प्रीडिक्ट करते हैं तो उस फिनोमेना को बोला जाता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के अंदर दो टाइप की स्टेटमेंट हमें जनरली सुनने को मिलती है। एक स्टेटमेंट कहती है कि ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये काफी लंबे टाइम से चल रहे हैं और लोग बात सीख भी रहे हैं सभी, तो लगभग वो सेम नॉलेज सबके पास। तो यदि ऐसा है तो जब बुलिश ट्रेंड बनता है या पैटर्न बनता है उस टाइम पे सब उसको बाय क्यों नहीं कर ले, और जब बियरिश बनता है तब उसको सब सेल क्यों नहीं कर देते? तो क्या इतना आसान है केवल चार्ट पैटर्न को समझना? तो एक स्टेटमेंट ये है, इस वजह से कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को, इस वजह से उनको कहते हैं कि हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस गलत। अब दूसरी स्टेटमेंट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में कौन सी आती है? वो कहते हैं कि चार्ट पैटर्न्स बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं और आज तक उनकी किसी की स्टडी या थ्योरी ऐसा कुछ मैथमेटिकली क्वांटिफाई नहीं किया है, रिप्रेजेंट नहीं किया है कि हाँ भाई ये मेथड जो है वो 100% काम करता ही करता है। तो जब चार्ट पैटर्न इतने सब्जेक्टिव है और जब कोई ऐसी फिक्स थ्योरी नहीं है तो हम कैसे बिलीव करें कि हाँ जो टेक्निकल एनालिसिस है वो वर्क करेगा? तो ये दो टाइप की थ्योरी है। एक के अंदर वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव है जो चार्ट पैटर्न की स्टडी है, और एक के अंदर कह रहे हैं चार्ट पैटर्न की स्टडी सब्जेक्टिव है, वो स्टडी नहीं की जा सकती। और एक में कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव है उसको इजिली स्टडी किया जा सकता है, तो सब एक ही टाइप का ट्रेड क्यों नहीं थे? अब ऑथर कहते हैं ये जो दो पॉइंट इन्होंने बताए सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के अंदर ये एक दूसरे को पहली बात तो कंट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि यदि चार्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव है और उसको
सब समझ सकते हैं, तो फिर वो सब्जेक्टिव नहीं था। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ कोई थ्योरी बनी नहीं है तो इस वजह से हम टेक्निकल एनालिसिस को मानेंगे नहीं। और यदि आप ये कह रहे हैं कि हाँ भैया ऐसा कोई मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो फिर क्यों सभी लोग किसी भी पैटर्न को देखते ही बुल रन में भागना स्टार्ट कर देंगे, अप ट्रेंड में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे और बियर दिस में बियर हो जाते हैं और बियर दिस पैटर्न में डाउन ट्रेंड ट्रेड करते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्ट तो करती है, लेकिन इनमें से वैलिड कौन सी है? तो वो कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग सेकंड जो स्टेटमेंट है कि जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, वो वैलिड है कि अब तक उसका कोई भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो हुआ नहीं है, कोई प्योर थ्योरी है वो बनी है ही नहीं कि हाँ ये चीज कि हाँ ये पैटर्न जो है वो बन गया तो फिर वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं, अब तक प्रूव नहीं हुआ मैथमेटिकली। और यदि बात करें अब फर्स्ट स्टेटमेंट की, उसका क्या, तो उसके बारे में वो क्या कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो सबकी अलग अलग थी, हर बंदे की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग। कई बार ऐसे बंदे होते हैं जो अर्ली ट्रेड करना चाहते कि मार्केट की रैली स्टार्ट हो मोस्ट टाइम पे ही पार्टिसिपेट कर लो। कई बार ऐसे बंदे होते हैं जब वो ब्रेकआउट का वेट करते हैं कि इंडिकेटर है हमारा ये, जब ये इस पैटर्न को ब्रेक करेगा अपवर्ड साइड में तब मैं ट्रेड करूंगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ब्रेकआउट दे गया और शेयर है वो आगे ऊपर बढ़ गया तो वो उसका वापस करेक्शन का वेट करते हैं कि अब दोबारा से एक बार इसमें करेक्शन आएगा उस टाइम पे मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो हर टाइप की थिंकिंग के लोग हैं, तो इस वजह से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यदि कोई सेम ट्रेंड बन गया तो सभी पर्सन एक ही टाइम पे उसके अंदर इन्वेस्ट कर दे कि हाँ ये पैटर्न बन गया और अब हम सब इसको बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो इस ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से ऐसी चीज हो ही नहीं सकती ऑथर का। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक और क्वेश्चन है जो कि बार बार उठाया, वो ये है कि क्या जो पास का डाटा है वो फ्यूचर के डाटा को प्रिडिक्ट कर सकता है? तो क्या हमें भरोसा करना चाहिए उन चार्ट के ऊपर, उन पैटर्न के ऊपर कि वो सेम वे के अंदर बिहेव करेंगे आगे फ्यूचर में भी? ये क्वेश्चन उठाया। इसके बारे में, इसके रिस्पेक्ट में अब ऑथर कहते हैं कि किसी भी टाइप का एनालिसिस, चाहे वो इकोनॉमिक एनालिसिस चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस, हमें जब भी एनालिसिस करना पड़ता है तो हमारे पास कोई डाटा होना चाहिए और वो डाटा हमेशा हिस्ट्री से ही लिया जा सकता है क्योंकि डाटा हमेशा पास्ट का ही होता है। तो जब पास्ट का डाटा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर काम करता है, इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर काम करता है, तो ये डाटा टेक्निकल एनालिसिस में काम क्यों नहीं करेगा? तो यदि कोई कह रहा है कि ये जो पास्ट का डाटा है वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में मदद नहीं करे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, तो फिर उनको ये भी मानना चाहिए कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो भी पास्ट हिस्टोरिकल डाटा के बिहाफ पे यदि हम करते हैं तो वो गलत है। यदि हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं एक हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर तो वो भी गलत है, क्योंकि केवल टेक्निकल एनालिसिस को ये नहीं कहा जा सकता केवल जो चार्ट पैटर्न है या जो टेक्निकल एनालिसिस हिस्टोरिकल डाटा के बिहाफ पे होता है वो, क्योंकि हर डाटा हमेशा हिस्ट्री से ही पिक होता है और उसी से सिंथेसाइज करते हुए इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट किया जाता है। इसके अंदर ऑथर कहते हैं कि जो स्टेटिस्टिक्स है वो यूज की जाती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक, एक होती है इंडक्टिव स्टेटिस्टिक। अब डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक में क्या होता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम डाटा, लाइक बार चार्ट के अंदर प्राइस डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब इंडक्टिव स्टेटिस्टिक क्या होती है कि हमने उस रिप्रेजेंटेशन में से इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज किया और बाहर निकाला और उसे कुछ प्रिडिक्ट किया कि आगे आने वाला फ्यूचर कैसे होने वाला है, कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे, तो वो चीज हो जाती है इंडक्टिव स्टेटिस्टिक। और ये काम करते हैं स्टेटिस्टिक हर टाइप के एनालिसिस में, फंडामेंटल में भी, टेक्निकल के अंदर भी, इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर भी। अब एक और थ्योरी जो कि डिसअप्रूव करना चाह रही है टेक्निकल एनालिसिस की अप्रोच, वो आ गई जिसका नाम है रैंडम वॉक थ्योरी। क्या कहती है अब ये थ्योरी? इसका मानना है कि कोई भी स्टॉक प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास रैंडमली घूमता रहता है, कभी अप कभी डाउन, बिना किसी पैटर्न। जहां मन गया वो उधर चला गया, लेकिन उसने एक सेंटर पकड़ लिया कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो जो लोग रैंडम थ्योरी को मानते हैं वो क्या कहेंगे कि कैसे ट्रेड करें, हम किसी भी स्टॉक को बाय करें और होल्ड करें और उसी तरीके से हम पैसे को कमा सकते। अब ऑथर क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या ये थ्योरी ठीक है? तो वो कहते हैं कि सभी प्राइस मूवमेंट रैंडमली हो, ये चीज अनरियलिस्टिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता रियल लाइफ के अंदर। अब वो कहते हैं कि जो रैंडमनेस है वो एक नेगेटिव सेंस है, उसके अंदर ही हम उसको डिफाइन करते हैं कि जो पर्सन इनकैपेबल हो या इनएबल हो एक सिस्टमेटिक पैटर्न को स्टडी करने में किसी भी प्राइस है, तब वो क्या कहेगा कि भाई रैंडमली घूमता है, ये रैंडम वॉक थ्योरी पे ही काम करता है। मीन्स यदि वो पर्सन कैपेबल नहीं है प्राइस पैटर्न को स्टडी करने के अंदर, तब वो ज्यादा अप्रूव करेगा रैंडम वॉक थ्योरी को। अब ऑथर कहते हैं कि जो रैंडम वॉकर्स हैं यदि वो रैंडम थ्योरी को जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ठीक मानते हैं, तो जो लोग रियल लाइफ के अंदर प्रॉफिट कमा रहे हैं ट्रेडिंग से, उन पैटर्न को समझते हुए कि कल क्या हुआ था या लास्ट वीक में क्या हुआ था, क्या पैटर्न्स बने थे, और उनका यूज करते हुए जो वो प्रॉफिट कमाते हैं रियल लाइफ है, उस चीज को वो
कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे वो ये डिसाइड करेंगे कि अभी फिलहाल मार्केट बुल है या बियर है, क्योंकि वो पास डाटा को तो एक्सेप्ट करने से ही बनाकर वो कह रहे हैं कि ऐसे ही मार्केट जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास होता है, तो फिर मार्केट बुल और बियर भी नहीं होना, क्योंकि वो केवल उसी टाइम पे पता चलेगा जब हम उस चार्ट पैटर्न को स्टडी करें। सो ऑथर कहते हैं कि रियल लाइफ के अंदर रैंडम वॉक थ्योरी को कभी कोई अप्रूव भी नहीं करेगा और डिसअप्रूव भी नहीं करेगा, रिजेक्ट भी नहीं करेगा, लेकिन जो टेक्निकल कम्युनिटी है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है रैंडम वॉक थ्योरी को कि ऐसा नहीं होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि यदि कोई भी पर्सन रैंडम वॉक थ्योरी को अप्रूव करता है, रैंडम वॉक थ्योरी के साथ एग्री करता है, तो वो उस प्रोसेस को और उस ट्रेंड्स को समझता नहीं है कि किस टाइप के पैटर्न्स बनने पे बुल या बियर बनता है, और इसी वजह से वो एग्री करता है रैंडम वॉक थ्योरी के साथ। अब एग्जांपल भी दिया है, वो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोडायोग्राम प्रिंट आउट जो कि मेडिकल लाइन में यूज होता है, जिसमें अलग अलग हेल्थ इश्यूज है वो चेक किए जाते हैं किसी मेडिकल पर्सन के द्वारा, तो वो साउंड करता रहता है बीप। तो वो कह रहे हैं कि एक अनट्रेन्ड पर्सन या कोई पेशेंट कोई उस बेड के ऊपर लेटा हुआ है, उनके लिए तो वो खा की चीज है कि वो जो बीप की आवाज आ रही है, वो साउंड जो आ रही है, उनके लिए उसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन यदि बात करें हम किसी ट्रेंड मेडिकल पर्सन की, तो जब भी वो किसी भी बीप को साउंड को सुनता है तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ क्या कंडीशन है, और उसके लिए काफी कुछ चीजें उससे वो समझ सकता है केवल उस बीप की साउंड से। तो इसी तरीके से जो चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं और उनको जानते हैं कि कैसे स्टडी करना है, वो रैंडम थ्योरी को अपने आप ही रिजेक्ट कर देते हैं टाइम के साथ में, जैसे जैसे उनकी नॉलेज बढ़ती जाती है चार्ट रीडिंग के मामले में। इस वजह से अब ऑथर डिसएग्री करते हैं रैंडम वॉक थ्योरी के साथ। अब लास्ट में जाते जाते ऑथर बताते हैं कि जो ये टेक्निकल टूल्स और प्रिंसिपल्स अभी इस बुक में आगे बताएंगे, ये सभी स्टॉक मार्केट में तो यूज किए ही जा सकते हैं, फ्यूचर्स मार्केट में भी यूज किए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ में म्यूचुअल फंड है उनके अंदर भी, या जो सेक्टर इन्वेस्टमेंट होती है या इंडेक्स इन्वेस्टमेंट होती है कि किसी निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया, इस टाइप की किसी भी इंडेक्स के अंदर, तो हर फील्ड के अंदर इन टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स का यूज किया जा सकता है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो यही कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आप इस बुक को कंप्लीट स्टडी करना चाह रहे हैं एक इजी वे के अंदर, इजी मैनर के अंदर, टाइम का यूटिलाइज करते हुए इफेक्टिव तरीके से, तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि अगली जो नोटिफिकेशन आए उसकी आपको जानकारी जाए और आप एक बेटर और इफेक्टिव वे के अंदर ट्रेडिंग करना सीख पाए। और यदि आप फंडामेंटली भी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उस केस के अंदर भी टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक लार्ज फ्रेम के ऊपर लाइक 1 वीक, 1 मंथ या 1 डे के ऊपर हम उस चार्ट को एनालाइज करेंगे, तो हमें कहीं ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये आगे इन फ्यूचर स्टॉक प्राइस कहाँ पे जाने वाला है। तो ये दोनों में काम आएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर भी और ट्रेडिंग के अंदर भी है। तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि आप हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पर ये वीडियो दे रहा हूँ, आप उसे जाकर के जरूर देना।